मेरा छोटा सा निजी पुस्तकालय। लेखक हैं धर्मवीर भारती। जुलाई 1989। बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। तीन तीन ज़बरदस्त हार्ट अटैक एक के बाद एक। एक तो ऐसा कि नब्ज़ बंद, सांस बंद, धड़कन बंद। डॉक्टरों ने घोषित कर दिया कि अब प्राण नहीं रहे। पर डॉक्टर बॉर्जेस ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी थी। उन्होंने 900 वॉट्स के शॉक्स दिए। भयानक प्रयोग, लेकिन वे बोले कि यदि यह मृत शरीर मात्र है तो दर्द महसूस ही नहीं होगा, पर यदि कहीं भी ज़रा भी एक कण प्राण शेष होंगे तो हार्ट रिवाइव कर सकता है। प्राण तो लौटे, पर इस प्रयोग में 60% हार्ट सदा के लिए नष्ट हो गया। केवल 40% बचा। उसमें भी 3 अवरोध हैं। ओपन हार्ट ऑपरेशन तो करना ही होगा, पर सर्जन हिचक रहे हैं। केवल 40% हार्ट है। ऑपरेशन के बाद न रिवाइव हुआ तो तय हुआ कि अन्य विशेषज्ञों की राय ले ली जाए। तब कुछ दिन बाद ऑपरेशन की सोचेंगे। तब तक घर जाकर बिना ढिले ढुले विश्राम करें। तो बात है जुलाई 1989 की। और कहा जा रहा है लेखक के बारे में, या जिन भी लेखक जो है बता रहे हैं कि बचने की कोई उम्मीद नहीं थी और तीन तीन हार्ट अटैक आ चुके थे, और तीसरे में तो नब्ज़ बंद हो गई, सांसें बंद हो गई, धड़कन बंद हो गई। यानी कि ये बंद हो गया तो ऑब्वियसली इंसान मृत ही घोषित हो जाता है। लेकिन डॉक्टर जो थे एक प्रयोग करना चाहते थे। नाम बताया गया डॉक्टर का यहाँ पर, डॉक्टर बॉर्जेस। तो उन्होंने 900 वॉट का एक शॉक देने की उनको सलाह दी और कोशिश की कि शायद इससे अगर शरीर के अंदर एक मात्र कण भी कहीं प्राण बाकी होंगे तो हार्ट जो है फिर से काम करने लगेगा, वरना इतना ज़्यादा झटका देने के बाद मृत शरीर को तो दर्द भी महसूस नहीं होगा। अब जब इनको ये दिया गया, शॉक दिया गया, तो इनका हार्ट फिर से रिवाइव करने लगा, यानी कि फिर से धड़कने लगा और इनकी सांसें फिर से चलने लगी। लेकिन इस ज़बरदस्त 900 वोल्ट का शॉक जो होता है बहुत ज़बरदस्त होता है। इतने बड़े शॉक के बाद जो हार्ट था 60%, यानी कि 60% तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया हमेशा के लिए, और सिर्फ 40% हार्ट जो था वो काम करता हुआ बचा। अब 40% हार्ट, उसमें भी तीन तीन अवरोध। अवरोध का मतलब रुकावटें, ब्लॉकेज बोलते हैं ना, हार्ट ब्लॉक हो जाता है, हार्ट अटैक इसी को बोला जाता है। और अब ओपन हार्ट सर्जरी करनी होगी। अब ओपन हार्ट सर्जरी हो कैसे? हार्ट ऑलरेडी 40% बचा हुआ है और उसमें भी ओपन हार्ट सर्जरी, तो ये काफ़ी मुश्किल लगा सर्जन्स को। फिर डिसाइड किया गया कि कुछ दूसरे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स, विशेषज्ञ कहा जाता है जिनको, स्पेशलिस्ट, हार्ट स्पेशलिस्ट, उनकी सलाह ली जाए और उसके बाद हम ऑपरेशन की सोचेंगे। तो जब सलाह लेने का समय था तब तक इनको घर भेज दिया गया और बिना हिले डुले विश्राम करने की सलाह दी गई। बहरहाल ऐसी अर्ध मृत्यु की हालत में वापस घर लाया जाता हूँ। मेरी ज़िद है कि बेडरूम में नहीं, मुझे अपने किताबों वाले कमरे में ही रखा जाए। वहीं लिटा दिया गया है मुझे। चलना, बोलना, पढ़ना मना। दिन भर पड़े पड़े दो ही चीज़ें देखता रहता हूँ। बाईं ओर की खिड़की के सामने रह रहकर हवा में झूलते सुपारी के पेड़ के झालरदार पत्ते, और अंदर कमरे में चारों ओर फर्श से लेकर छत तक ऊंची किताबों से ठसाठस भरी अलमारियाँ। तो लेखक कह रहे हैं कि उनको घर भेजा गया और घर जाकर उनको बेडरूम में रेस्ट करवाना था, लेकिन लेखक ने ज़िद की कि मुझे लाइब्रेरी में ही लिटा दिया जाए। ज़िद के बाद उनको लाइब्रेरी में रखा गया और लाइब्रेरी में पूरा दिन अधमरी हालत में ये क्या करते। एक तरफ खिड़की थी, खिड़की के बाहर एक सुपारी का पेड़ था, उस पेड़ के हिलते हुए पत्तों को देखते रहते थे। और दूसरी तरफ इनकी जो अलमारी थी, जैसे कि आप पिछले पेज पे आपने देखा, लेखक जो है लेटे हुए अपने कमरे में और सामने अलमारी है। तो एक तरफ अलमारी जो थी ठसाठस भरी हुई थी किताबों से, उसको देखते रहते। इनको पढ़ना, इवन पढ़ना भी मना था। बाकी तो सारे कार्य इनके बंद ही थे, लेकिन पढ़ना भी अलाउ नहीं था। बचपन में परी कथाओं में जैसे पढ़ते थे कि राजा के प्राण उसके शरीर में नहीं तोते में रहते हैं, वैसे ही लगता था कि मेरे प्राण इस शरीर से तो निकल चुके हैं, वे प्राण इन हज़ारों किताबों में बसे हैं जो पिछले 40-50 बरस में धीरे धीरे मेरे पास जमा होती गई हैं। तो लेखक को उस कमरे में लेटे लेटे बचपन की परी कथाएं, फेरी टेल्स याद आती हैं, जिसमें अक्सर हम देखते थे कि राजकुमारी या राजकुमार की जो जान होती थी वो एक तोते में होती थी। उसी प्रकार लेखक यहाँ पर
अपने आप को वहीं कंपेयर करते हैं कि मेरे प्राण भी इन किताबों के अंदर ही अटके हुए हैं, शरीर तो अधमरा हो चुका है। जैसे ये किताबें इन्होंने 40-50 वर्ष से इकट्ठी की थी, इनके जो प्राण हैं ये उसी के अंदर बसे हुए हैं। कैसे जमा हुई, संकलन की शुरुआत कैसे हुई, यह कथा बाद में सुनाऊंगा। पहले तो यह बताना ज़रूरी है कि किताबें पढ़ने और सहेजने का शौक़ कैसे जागा। तो लेखक हमें बताते हैं कि ये किताबें कैसे उन्होंने जमा की, इसकी स्टार्टिंग कैसे हुई, ये सब तो वो कह रहे हैं कि हम बाद में आपको मैं बताऊंगा कि लंबी कहानी है। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये किताबें पढ़ने का, इनको रखने का, सहेज कर यानी कि केयरफुली रखने का मेरे अंदर शौक़ जो था बचपन में कैसे जागा। तो वो कहते हैं कि बचपन की बात है, उस समय आर्य समाज का सुधारवादी आंदोलन अपने पूरे जोर पर था। मेरे पिता आर्य समाज रानी मंडी के प्रधान थे और माँ ने स्त्री शिक्षा के लिए आदर्श कन्या पाठशाला की स्थापना की थी। तो ये अपने बचपन की बात बताते हैं। वो समय था जब सुधारवादी आंदोलन यानी कि रिफॉर्मेशंस का दौर चालू था हमारे समाज के अंदर, और उस समय आर्य समाज काफ़ी ज़ोरों से समाज सुधार की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहा था। इनके पिता जो थे वो आर्य समाज के रानी मंडी के प्रधान थे। उनकी माँ जो थी उन्होंने एक कन्या पाठशाला शुरू की थी जिसमें स्त्री शिक्षा को पढ़ाया जाता था। पिता की अच्छी खासी सरकारी नौकरी थी। बर्मा रोड जब बन रही थी तब बहुत कमाया था उन्होंने, लेकिन मेरे जन्म के पहले ही गांधी जी के आह्वान पर उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी थी। हम लोग बड़े आर्थिक कष्टों से गुजर रहे थे, फिर भी घर में नियमित पत्र पत्रिकाएं आती थी। आर्य मित्र साप्ताहिक, वेदोदम, सरस्वती, गृहिणी और 2 बाल पत्रिकाएं खास मेरे लिए, बाल सखा और चमचम। तो ये अपने पिता के बारे में, अपने परिवार के बारे में बताते हैं कि पिता जो थे वो एक सरकारी पद पर नौकरी में थे, और जब बर्मा की तरफ जो रोड जाती है वो बन रही थी, उस समय इन्होंने काफ़ी पैसा कमाया था। लेकिन जब इनका जन्म हुआ उसके बाद गांधी जी ने लोगों से, भारतीय नागरिकों से अंग्रेज़ों के खिलाफ एकजुट होने के लिए सभी ने अवज्ञा आंदोलन चलाया, और दूसरे भी जो आंदोलन चलाए उसमें उन्होंने कहा कि अंग्रेज़ों के द्वारा दी गई नौकरियां जो हैं, उनके बड़े बड़े जो पद हैं छोटे बड़े, उनको त्याग दिया जाए भारतीयों के द्वारा। तो इनके पिता ने भी उनके आह्वान पे अपनी जो जो सरकारी नौकरी थी वो छोड़ दी, और उस समय इनका आर्थिक कष्टों का दौर शुरू हो गया। यानी कि अब तक अच्छी कमाई थी, सरकारी नौकरी थी, लेकिन अब पैसे की किल्लत होने लगी। लेकिन फिर भी घर में जो पत्र पत्रिकाएं यानी कि मैगजीन्स और इवन हम कह सकते हैं कि न्यूज़पेपर्स, वो अक्सर आते रहते थे, जिसके काफ़ी सारे नाम लिखे गए हैं, जिनमें 2 जो थी पत्रिकाएं खास इनके लिए थी, बच्चों के लिए, जिसका एक नाम था बाल सखा और दूसरी थी चमचम। उनमें होती थी परियों, राजकुमारों, दानवों और सुंदरी राजकन्याओं की कहानियाँ और रेखाचित्र। मुझे पढ़ने की चाट लग गई, हर समय पढ़ता रहता। खाना खाते समय थाली के पास पत्रिकाएं रखकर पढ़ता। अपनी दोनों पत्रिकाओं के अलावा भी सरस्वती और आर्य मित्र पढ़ने की कोशिश करता। घर में पुस्तकें भी थी, उपनिषदों और उनके हिंदी अनुवाद, सत्यार्थ प्रकाश के खंडन मंडन वाले अध्याय पूरी तरह समझ नहीं आते थे, पर पढ़ने में मज़ा आता था। मेरी प्रिय पुस्तक थी स्वामी विवेकानंद की एक जीवनी, रोचक शैली में लिखी हुई, अनेक चित्रों से सुसज्जित। वे तत्कालीन पाखंडों के विरुद्ध अदम्य साहस। अब पिता की नौकरी छूटने के बाद भी इनके घर में पत्र पत्रिकाएं खूब आती थी, और इनकी जो पत्रिकाएं जो इनकी फेवरेट थी, जो बच्चों के लिए खास थी, उनको पढ़ने से उनके अंदर मतलब तरह तरह की कहानियाँ होती थी बच्चों से जुड़ी हुई, और काफ़ी सारे रंग बिरंगे चित्र होते थे, जिसको देखकर अक्सर आदमी का मन और ज़्यादा पढ़ाई की तरफ बढ़ता है, क्योंकि चित्र जो होते हैं रंग बिरंगे वो बड़े ही आकर्षित करते हैं हमको पढ़ने के लिए। तो वैसे ही लेखक इवन खाना खाते वक्त भी साइड में पत्रिका पड़ी होती थी, उसको पढ़ते पढ़ते खाना खाते थे। इन्होंने बाकी पत्रिकाएं भी पढ़ना शुरू किया, जिसमें थी सरस्वती और आर्य मित्र। इसके साथ साथ इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश जो थी स्वामी विवेकानंद के द्वारा लिखी गई किताब थी, इसको भी पढ़ने की कोशिश की। उपनिषद पढ़े। अब ये कहते हैं कि मुझे काफ़ी सारी चीज़ें समझ तो नहीं आती थी, लेकिन फिर भी मैं उसको पढ़ता था और मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। स्वामी दयानंद की एक जीवनी के बारे में इन्होंने लिखा है कि वो बहुत ही शौक था मुझे पढ़ने का, और मुझे बहुत अच्छा लगता था। और स्वामी विवेकानंद जैसे व्यक्ति जो थे, उन्होंने तत्कालीन पाखंडों के विरुद्ध अदम्य साहस दिखाने वाले अद्भुत व्यक्तित्व थे। कितनी ही रोमांचक घटनाएं थी उनके जीवन की जो मुझे बहुत प्रभावित करती थी। स्वामी विवेकानंद ने हमारे समाज में व्याप्त जो पाखंड थे उन सब के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, और उनके कितने ही रोचक किस्से इस किताब में थे, और इन सब से लेखक को बड़ा ही प्रभाव इनके ऊपर पड़ा इस चीज़ का।
चूहे को भगवान का भोग खाते देखकर मान लेना कि प्रतिमाएं भगवान नहीं होती। घर छोड़कर भाग जाना, तमाम तीर्थों, जंगलों, गुफाओं, हिम शिखरों पर साधुओं के बीच घूमना और हर जगह इसकी तलाश करना कि भगवान क्या है, सत्य क्या है। जो भी समाज विरोधी, मनुष्य विरोधी मूल्य है, रूढ़ियाँ हैं, उनका खंडन करना और अंत में अपने से हारे को क्षमा कर उसे सहारा देना, यह सब मेरे बाल मन को बहुत रोमांचित करता। जब इस सब से थक जाता तब फिर बाल सखा और चमचम की पहले पढ़ी हुई कथाएं दोबारा पढ़ता। अब लेखक ने कहा कि हमारे समाज में जो व्याप्त जो पाखंड है उनके बारे में, कि चूहा जो है कई बार वो खाना खा रहा होता है तो हम सोचते हैं कि भाई भगवान ने ही खाना खा लिया। फिर घर छोड़कर भाग जाना, तीर्थों पर जाना, जंगलों और गुफाओं में जाना, साधुओं के बीच हिम शिखरों यानी कि ऊंची ऊंची चोटियों पर तपस्या करने के लिए चले जाना और ये ढूंढना कि भगवान क्या है, सत्य क्या है। इस तरह की जो चीज़ें थी इनको बहुत ही अच्छी लगती थी ऐसी चीज़ों के बारे में पढ़ना। और अपने से छोटे को भी क्षमा कर देना, अपने से कमज़ोर को क्षमा कर देना, ये सब चीज़ें इनको बड़ा अच्छा लगता था पढ़ना इन सब चीज़ों, यानी कि अच्छी अच्छी कहानी इनको, यानी कि रिलेटेड टू सम, जैसे हम कहें कि बचपन में ऐसी कहानियाँ बच्चों को कम ही समझ में आती हैं, लेकिन इनका जो लगाव था ऐसी कहानियों के प्रति बहुत ज़्यादा था। जब ये ऐसे टॉपिक से थक जाते तो फिर से बाल सखा और चमचम जैसी कहानियाँ पढ़ने लगते। माँ स्कूली पढ़ाई पर जोर देती, चिंतित रहती कि लड़का कक्षा की किताबें ही नहीं पढ़ता, पास कैसे होगा। कहीं खुद साधु बनकर घर से भाग गया तो पिता कहते जीवन में यही पढ़ाई काम आएगी, पढ़ने दो। मैं स्कूल नहीं भेजा गया था, शुरू की पढ़ाई के लिए घर पर मास्टर रखे गए थे। पिता नहीं चाहते थे कि नासमझ उम्र में मैं गलत संगत में पढ़कर गाली गलौज सीखूं। बुरे संस्कार ग्रहण पूर्वतः मेरा नाम लिखाया गया जब मैं कक्षा 2 तक की पढ़ाई घर पर कर चुका था। अब यहाँ पर लेखक जो थे वो घर जो किताबें रहती हैं स्कूल की उनको कम पढ़ते थे और बाकी पत्र पत्रिकाओं में ज़्यादा इनका जोर रहता था, ध्यान ज़्यादा रहता था। माँ को अक्सर चिंता होती थी कि पता नहीं ये स्कूल की किताबें नहीं पढ़ता है, कहीं फेल तो नहीं हो जाएगा। पिता कहते थे, बढ़ावा देते थे कि नहीं, ये किताबें जो हैं जीवन की सच्ची शिक्षा तो इन किताबों से ही मिलती है जो ये पढ़ रहा है। दूसरी कक्षा तक इनको स्कूल में नहीं भेजा गया। जब ये सेकंड क्लास में आए तब इनको स्कूल में इनका नाम लिखवाया गया। तब तक इनको घर पर ही पढ़ाने मास्टर आते थे, क्योंकि पिता चाहते थे कि कहीं गलत संगत में पढ़कर मैं गाली गलौज करना ना सीख जाऊं। तीसरे दर्जे में मैं भर्ती हुआ। उस दिन शाम को पिता उंगली पकड़कर मुझे घुमाने ले गए। लोकनाथ की एक दुकान, ताज़ा अनार का शरबत मिट्टी के कुल्हड़ में पिलाया और सिर पर हाथ रखकर बोले, वायदा करो कि पाठ्यक्रम की किताबें भी इतने ही ध्यान से पढ़ोगे, माँ की चिंता मिटाओगे। उनका आशीर्वाद था या मेरा जी तोड़ परिश्रम की तीसरे चौथे में मेरे अच्छे नंबर आए और पाँचवें में तो मैं फर्स्ट आया। माँ ने आंसू भर कर गले लगा लिया। पिता मुस्कुराते रहे, कुछ बोले नहीं। चूँकि अंग्रेज़ी में मेरे नंबर सबसे ज़्यादा थे अतः स्कूल में इनाम में 2 अंग्रेज़ी किताबें मिली थी। एक में 2 छोटे बच्चे घोंसलों की खोज में बागों और कुंजों में भटकते हैं और इस बहाने पक्षियों की जातियाँ, उनकी बोलियों, उनकी आदतों की जानकारी उन्हें मिलती है। दूसरी किताब थी ट्रस्टी द रग, जिसमें पानी के जहाज़ों की कथाएं थी। तो लेखक को जब तीसरी कक्षा में स्कूल में दाखिल करवाया गया तो ये पिता के साथ एक रोज़ पहले शाम को पिता इनको घुमाने ले गए बाहर। वहाँ पर इनको एक दुकान से लेकर ताज़ा अनार का जूस पिलाया और इनको कहा कि वादा करो कि तुम स्कूल की किताबों को भी इतने ही शौक़ से मन लगाकर पढ़ोगे और अपनी माँ की चिंता मिटाओगे। इन्होंने स्कूल जाना जब शुरू किया, तीसरी और चौथी कक्षा में इन्होंने काफ़ी अच्छे अंक प्राप्त किए और 5वीं कक्षा में तो ये फर्स्ट आए। फर्स्ट आने पर इनकी माँ जो थी वो बहुत ही खुश हुई, बड़े प्यार से उन्होंने इनको गले लगाया। इनाम में इनको 2 किताबें मिली अंग्रेज़ी में, क्योंकि सबसे ज़्यादा मार्क्स इनके अंग्रेज़ी विषय में ही थे, इसलिए 2 किताबें मिली स्कूल से। एक किताब जो थी वो पक्षियों के घोंसलों की खोज में जाते हुए 2 बच्चों के बारे में थी। इस किताब के माध्यम से इन्होंने तरह तरह पक्षियों के बारे में जानकारी ली, तरह तरह के पक्षियों के बारे में इनको पता लगा। दूसरी किताब थी ट्रस्टी द रग, जिसमें पानी के जहाज़ों की कथाएं थी। कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा माल लाद कर लाते हैं, कहाँ से लाते हैं, कहाँ ले जाते हैं, नाविकों की ज़िंदगी कैसी होती है, कैसे कैसे द्वीप मिलते हैं, क्या वेल होती है, कहाँ शार्क होती है। दूसरी किताब जो थी उसमें तरह तरह के जहाज़ों के बारे में जानकारी मिली, तरह तरह के पानी में रहने वाले जीव जंतुओं के बारे में जानकारी मिली, इवन द्वीपों के बारे में, व्हेल और शार्क जैसी मछलियों के बारे में भी पता लगा इनको। इन 2 किताबों ने एक नई दुनिया का द्वार मेरे लिए खोल दिया। पक्षियों से भरा आकाश और रहस्यों से भरा समुद्र,
पिता ने अलमारी के एक खाने से अपनी चीज़ें हटाकर जगह बनाई और मेरी दोनों किताबें उस खाने में रखकर कहा, आज से यह खाना तुम्हारी अपनी किताबों का, यह तुम्हारी अपनी लाइब्रेरी है। इन दोनों किताबों ने एक नई दुनिया, एक नई शिक्षा के द्वार इनके लिए खोल दिए। पक्षियों से भरा आकाश और रहस्यों से भरा समुद्र जो था, इसको जानकर इनको काफ़ी अच्छा लगा और पिता ने अपनी अलमारी का एक छोटा सा खाना देते हुए कहा कि बेटा, आज से तुम्हारी किताबें यहीं रहेंगी और यही तुम्हारी अपनी लाइब्रेरी है। यहाँ से आरंभ हुई उस बच्चे की लाइब्रेरी। बच्चा किशोर हुआ, स्कूल से कॉलेज से यूनिवर्सिटी गया, डॉक्टरेट हासिल की, यूनिवर्सिटी में अध्यापन किया, अध्यापन छोड़कर इलाहाबाद से बम्बई आया, संपादन किया, उसी अनुपात में अपनी लाइब्रेरी का विस्तार करता गया। तो ये जो घटना जो बताई गई है, यहीं से इनके जीवन में लाइब्रेरी का आरंभ हुआ। लाइब्रेरी की इन्होंने शुरुआत की और बच्चा जो था वो बड़ा हुआ। फिर वो स्कूल से कॉलेज गया, कॉलेज से यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की और इन सब चीज़ों से जुड़कर जो इनका नॉलेज बढ़ा, उसके साथ साथ इनका कलेक्शन जो था किताबों का, वो भी बढ़ता गया। पर आप पूछ सकते हैं कि किताबें पढ़ने का शौक़ तो ठीक, किताबें इकट्ठी करने की सनक क्यों सवार हुई? उसका कारण भी बचपन का एक अनुभव है। इलाहाबाद भारत के प्रख्यात शिक्षा केंद्रों में एक रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित पब्लिक लाइब्रेरी से लेकर महामना मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित भारती भवन तक विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी तथा उनके कॉलेजों की लाइब्रेरियां तो हैं ही, लगभग हर मोहल्ले में एक अलग लाइब्रेरी है। वहाँ हाई कोर्ट है, अतः वकीलों की निजी लाइब्रेरियाँ, अध्यापकों की निजी लाइब्रेरियाँ, अपनी लाइब्रेरी वैसी कभी होगी, यह तो स्वप्न में ही नहीं सोच सकता था। पर अपने मोहल्ले में एक लाइब्रेरी थी, हरि भवन। स्कूल से छुट्टी मिली कि मैं उसमें जाकर जम जाता था। तो लेखक ने हमारे सामने ये तो बताया कि किस प्रकार से पढ़ने की आदत उनको पड़ी, लेकिन लाइब्रेरी कैसे उनके अंदर, मतलब लाइब्रेरी में किताबें इकट्ठी करने का जो शौक़ था वो कैसे इनके मन में जागा। तो वो कहते हैं, कवि लेखक कहते हैं कि इलाहाबाद में इनकी जो शिक्षा थी वो हुई काफ़ी, और उस समय कहा जाता है कि इलाहाबाद एक बहुत ही बड़ा शहर था, बहुत ही मुख्य शहर था। ऐसे में वहाँ पर कई लाइब्रेरियाँ भी थी जो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा स्थापित की गई थी, और मदन मोहन मालवीय के नाम से भी एक लाइब्रेरी थी जिसका नाम था भारती भवन। अब वहाँ पर विश्वविद्यालय की यूनिवर्सिटीज़ थी, उनकी लाइब्रेरी, कॉलेज की लाइब्रेरी, हर एक गली मोहल्ले में लाइब्रेरी। इलाहाबाद हाई कोर्ट भी था वहाँ पर, इसलिए हाई कोर्ट यानी वकीलों के लिए लाइब्रेरी, शिक्षकों की लाइब्रेरी, तो अलग अलग लाइब्रेरियाँ थी, हर गली मोहल्ले में थी। ऐसे में इनके मोहल्ले में भी एक लाइब्रेरी थी और इनका सपना था कि पता नहीं मेरे पास कब ऐसी लाइब्रेरी होगी, ये मजाक तो नहीं होता ना इतनी किताबें इकट्ठी करना। तो ऐसे में इनके मोहल्ले की जो लाइब्रेरी थी, स्कूल से छुट्टी मिलने पर वहीं जाकर जम जाते थे। पिता दिवंगत हो चुके थे, लाइब्रेरी का चंदा चुकाने का पैसा नहीं था, अतः वहीं बैठकर किताबें निकलवा कर पढ़ता रहता था। उन दिनों हिंदी में विश्व साहित्य, विशेषकर उपन्यासों के खूब अनुवाद हो रहे थे। मुझे उन अनुदित उपन्यासों को पढ़कर बड़ा सुख मिलता था। अपने छोटे से हरि भवन में खूब उपन्यास थे। वहीं परिचय हुआ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की दुर्गेश नंदिनी, कपाल कुंडला और आनंद मठके से, टॉल्स्टॉय की अन्ना कारेनिना, विक्टर ह्यूगो का पेरिस का कुबड़ा, हंचबैक ऑफ नात्रेदाम, गॉर्की की मदर, अलेक्जेंडर कुपरिन का गाड़ी वालों का कटरा, और सबसे मनोरंजक सर्वा रीच का विचित्र वीर यानी डॉन क्विक्सॉट। हिंदी के ही माध्यम से सारी दुनिया के कथा पात्रों से मुलाकात करना कितना आकर्षक था। तो लेखक कहते हैं कि ये जब उस लाइब्रेरी में जाकर बैठ जाते थे, वहीं बैठकर पढ़ते थे। इनके पिताजी की मृत्यु हो गई कुछ समय के बाद। अब लाइब्रेरी का जो पैसा दिया जाता है, चंदा वगैरह, वो देने के लिए पैसे ना होने की वजह से ये वहीं जाकर पहले किताबें घर ले आते थे, अभी वहीं बैठकर ये किताबें पढ़ते थे। अब ऐसे में इनके उस लाइब्रेरी के अंदर काफ़ी सारे उपन्यास जो थे अंग्रेज़ी से हिंदी में अनुवाद करने का दौर चल रहा था, जिसमें बहुत सारे नाम जस्ट मैंने अभी आपके सामने रीड किए। ये सब जो किताबें हैं ये विदेशी हैं, यानी कि अंग्रेज़ी भाषा की किताबें हैं, लेकिन इनका हिंदी में अनुवाद होने की वजह से और इनकी अवेलेबिलिटी इनकी लाइब्रेरी में होने की वजह से, इनके मोहल्ले की लाइब्रेरी में दुनिया भर के इतने सारे पात्रों से, इतने सारे कैरेक्टर से इनकी मुलाकात हो पाई। लाइब्रेरी खुलते ही पहुंच जाता, और जब शुक्ल जी लाइब्रेरियन कहते कि बच्चा अब उठो, पुस्तकालय बंद करना है,
तब बड़ी अनिच्छा से उठता। जिस दिन कोई उपन्यास अधूरा छूट जाता उस दिन मन में कसक होती कि काश इतने पैसे होते कि सदस्य बनकर किताब इश्यू करा लेता, या काश इस किताब को खरीद पाता तो घर में रखता। एक बार पढ़ता, दो बार पढ़ता, बार बार पढ़ता, पर जानता था कि यह सपना ही रहेगा, भला कैसे पूरा हो पाएगा। तो लाइब्रेरी जब खुलती थी ये तुरंत लाइब्रेरी में जाकर बैठ जाते थे और पूरी किताबें वहाँ पर बैठकर उपन्यास और नॉवेल्स पढ़ने लगते थे। और शुक्ल जी जो कि लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन थे वो इनको कहते थे, बच्चा उठो, अब लाइब्रेरी बंद करने का समय हो गया है। यानी कि इनका पूरा पूरा दिन जो था लाइब्रेरी में गुजर जाता था। लेकिन कभी कभी इनको बड़ा बुरा लगता था जब कोई उपन्यास आधा छूट जाता था। तब इनके मन में आता था कि काश मेरे पास भी पैसे होते कि मैं इसका मेंबर बन जाता और ये किताब इशू करवा कर ले जाता, और या फिर इस किताब को मैं ख़रीद कर अपने पास रख सकता, फिर मैं इसको एक बार, दो बार, 10 बार, कितनी बार भी पढ़ता, मेरी मर्ज़ी। लेकिन अब तक ये सपना ही था। पिता के देहावसान के बाद तो आर्थिक संकट इतना बढ़ गया कि पूछिए मत। फीस जुटाना तक मुश्किल था, अपने शौक़ की किताबें खरीदना तो संभव ही नहीं था। एक ट्रस्ट से योग्य पर असहाय छात्रों को पाठ्य पुस्तकें खरीदने के लिए कुछ रुपए सत्र के प्रारंभ में मिलते थे। उनमें प्रमुख पाठ्य पुस्तकें सेकंड हैंड खरीदता था, बाकी अपने सहपाठियों से लेकर पढ़ता था और नोट्स बना लेता। उन दिनों परीक्षा के बाद छात्र अपनी पुरानी पाठ्य पुस्तकें आधे दाम में बेच देते और उसमें आने वाले नए लेकिन उसे विपन्न छात्र खरीद लेते। इसी तरह काम चलता था। अब पिता की मृत्यु के बाद इनका जो आर्थिक संकट था, यानी कि फाइनेंशियल कंडीशन थी, और ख़राब हो गई थी और किताबें भी खरीदना जो था संभव नहीं था पढ़ने के लिए भी। तब इनको एक ट्रस्ट से कुछ पैसे मिलते थे जिससे ये अपनी टेक्स्ट बुक्स खरीदते थे, यानी कि पढ़ने के लिए। और ज़्यादातर जो टेक्स्ट बुक्स होती थी उस समय सेकंड हैंड खरीदनी पड़ती थी क्योंकि पैसे का अभाव था काफ़ी। तो इनके जो इनके सीनियर्स होते थे उनसे ये पुरानी किताबें और नोट्स खरीद लेते थे, और उसके लिए आधा पैसा, जैसे कि अक्सर हम लोग छोटे थे तब हमने भी इस तरीके से काफ़ी किताबें खरीदी हैं कि जो पुरानी किताबें होती उनको आधे दाम पे खरीद लिया जाता है। उस समय ऐसे ही काम चलता था, वही लेखक भी यहाँ कह रहे हैं। लेकिन फिर भी मैंने जीवन की पहली साहित्यिक पुस्तक अपने पैसों से कैसे खरीदी यह आज तक याद है। उस साल इंटरमीडिएट पास किया था। पुरानी पाठ्य पुस्तकें बेचकर बीए की पाठ्य पुस्तकें लेने एक सेकंड हैंड बुक शॉप पर गया। उस बार जाने कैसे पाठ्य पुस्तकें खरीद कर भी 2 रुपये बच गए थे। सामने के सिनेमा घर में देवदास लगा था, न्यू थिएटर्स वाला। बहुत चर्चा थी उसकी, लेकिन मेरी माँ को सिनेमा देखना बिल्कुल नापसंद था। उसी से बच्चे बिगड़ते हैं, लेकिन उसके गाने सिनेमागृह के बाहर बजते थे। उसमें सहगल का एक गाना था, दुख के दिन अब बीतत नाही, उसे अक्सर गुनगुनाता रहता था। अब लेखक कहते हैं कि जब इन्होंने अपनी इंटरमीडिएट 10th स्टैंडर्ड पास किया तो उसके बाद ये अपनी किताबें जो थी 10वीं की वो देकर बीए की किताबें खरीदने के लिए किताबों की शॉप पर गए। लेकिन वहाँ पर कैसे किताबें खरीदने के बाद पता नहीं लगा इनको कि 2 रुपये बच गए। और सामने एक थिएटर था जिसके अंदर देवदास नामक एक नाटक लगा हुआ था, एक मूवी लगी हुई थी बोल सकते हो आप। इनकी माता को बिल्कुल पसंद नहीं था कि पिक्चरें देखी जाएं, क्योंकि पिक्चरें देखने से बच्चे बिगड़ते हैं, ऐसा उनका मानना था। तो ऐसे में उस मूवी का देखने का इनका बड़ा मन था, लेकिन ये देखने नहीं गए क्योंकि वो मूवी जो थी वो बहुत ही फेमस हुई, उसके गाने भी बाहर बजते थे, और इवन ये खुद भी उसका एक गाना जो था, दुख भरे दिन अब बीतत नाही, इस गाने को ही गुनगुनाते रहते थे। कभी कभी गुनगुनाते आंखों में आंसू आ जाते थे, जाने क्यों। एक दिन माँ ने सुना, माँ का दिल तो आखिर माँ का दिल। एक दिन बोली, दुख के दिन बीत जाएंगे बेटा, दिल इतना छोटा क्यों करता है। धीरज से काम ले। जब उन्हें मालूम हुआ कि यह तो फिल्म देवदास का गाना है तो सिनेमा की घोर विरोधी माँ ने कहा, अपना मन क्यों मारता है, जाकर पिक्चर देखा, पैसे मैं दे दूंगी। मैंने माँ को बताया कि किताबें बेचकर 2 रुपये मेरे पास बचे हैं। वो 2 रुपये लेकर माँ की सहमति से फिल्म देखने गया। पहला शो छूटने में देर थी। पास में अपनी परिचित किताब की दुकान थी, वहीं चक्कर लगाने लगा। सहसा देखा काउंटर पर एक पुस्तक रखी है, देवदास, लेखक शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, दाम केवल 1 रुपया। मैंने पुस्तक उठाकर उल्टी पलटी तो पुस्तक विक्रेता बोला, तुम विद्यार्थी हो, यहीं अपनी पुरानी किताबें बेचते हो, हमारे पुराने ग्राहक हो, तुमसे अपना कमीशन नहीं लूँगा, केवल 10 आने में यह किताब दे दूँगा।
मेरा मन पलट गया, कौन देखे 1.5 रुपये में पिक्चर। 10 आने में देवदास खरीदी, जल्दी जल्दी घर लौट आया और 2 रुपये में से बचे 1 रुपया 6 आना माँ के हाथ में रख दिए। अब माँ जो थी, एक दिन ये गाना गुनगुना रहे थे, माँ ने जब वो गाना सुना तो माँ को भी आंखों में आंसू आ गए कि भाई दुख भरे दिन, यानी कि बच्चा जो है अपनी फाइनेंशियल कंडीशन से काफ़ी दुखी है। तो माँ ने कहा दिल छोटा मत करो। लेकिन माँ को जब पता लगा कि ये गाना तो पिक्चर का है, तो माँ जो थी वो सिनेमा विरोधी थी। तो माँ ने फिर बच्चे की भावनाओं को समझते हुए कहा कि तुम पिक्चर देख कर आओ, तुम्हें पैसे मैं दे दूँगी। बच्चा जो था वो पिक्चर देखने के लिए चला गया 2 रुपये लेकर। उसने सब बताया कि पैसे ऐसे मेरे पास बचे हुए हैं। लेकिन जब वो पिक्चर देखने गया तो शो में थोड़ी देर हो गई पहुंचने में। तो ऐसे में वो बाहर ही चक्कर लगाने लगा, जहां पर एक पुस्तक की दुकान थी, जहां से वो अक्सर किताबें खरीदता था और बेचता था। तो वहाँ किताबों के काउंटर पर उसको एक किताब दिखाई दी जिसका नाम था देवदास। उसके लेखक थे शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। तो उस किताब को देखते ही उनके मन में ये सवाल उठा कि भी क्यों ना इस किताब को खरीद लिया जाए। लेकिन दाम जो था वो 1 रुपया था उस किताब का भी। उस किताब को देखकर पलट कर देख रहे थे, तभी जो विक्रेता थे, दुकानदार थे, वो बोले कि भाई तुम तो विद्यार्थी हो और अपनी पुरानी किताबें बेचने यहीं आते हो और नई भी यहीं से खरीदते हो, यानी कि तुम हमारे परमानेंट ग्राहक हो। तो मैं तुम्हें ये किताब अपना कमीशन छोड़कर सिर्फ 10 आने में दे दूँगा। अब वो किताब उन्होंने ख़रीद ली, क्योंकि 1.5 रुपये की पिक्चर देखना और 10 आने की वो किताब खरीदना उनको काफ़ी अच्छा सौदा लगा। तो उन्होंने किताब खरीद ली और बाकी जो 1 रुपया और 6 आने थे वो घर जाकर अपनी माँ को दे दिए। अरे तू लौट कैसे आया, पिक्चर नहीं देखी? माँ ने पूछा। नहीं माँ, फिल्म नहीं देखी, यह किताब ले आया देखो। माँ की आंखों में आंसू आ गए। खुशी के थे या दुख के यह नहीं मालूम, वह मेरे अपने पैसों से खरीदी मेरी निजी लाइब्रेरी की पहली किताब थी। तो जब लेखक घर पहुंचे तो माँ ने पूछा कि तू पिक्चर देखने नहीं गया भाई? तो लेखक ने बताया कि मैं ये किताब ले आया हूँ और बाकी पैसे उन्होंने दे दिए। तो इस प्रकार माँ की आंखों में आंसू आ गए। अब लेखक कहते पता नहीं वो आंसू खुशी के थे या फिर दुख के थे, लेकिन वो किताब खरीदने के बाद इनकी पहली जो लाइब्रेरी की किताब थी उसकी शुरुआत हुई। आज जब अपने पुस्तक संकलन पर नज़र डालता हूँ, जिसमें अंग्रेज़ी हिंदी के उपन्यास, नाटक, कथा संकलन, जीवनियाँ, संस्मरण, इतिहास, कला, पुरातत्व, राजनीति की हजारहां पुस्तकें हैं, तब कितनी शिद्दत से याद आती हैं अपनी वह पहली पुस्तक की खरीदारी। रेनर मारिया रिल्के, स्टीफन ज्वीग, मोपांसा, चेखव, टॉल्स्टॉय, दास्तोवस्की, मायकोवस्की, सोलेजेनिस्टिन, स्टीफन स्पेंडर, आर्डेन एजरा पाउंड, यूजिन ओनिल, जेan पॉल सात्र, अल्बेयर कामू, यूनेस्को के साथ पिकासो, ब्रूगेल, रिम्ब्रा, हैबर, हुसैन तथा हिंदी में कबीर, तुलसी, सूर, रसखान, जायसी, प्रेमचंद, पंत, निराला, महादेवी और जाने कितने लेखकों चिंतकों की इन कृतियों के बीच अपने को कितना भरा भरा महसूस करता हूँ। तो लेखक कहते हैं कि जब मैं अपने संकलन यानी कि कलेक्शन पर नज़र डालता हूँ तो उसमें हिंदी और अंग्रेजी के कितने उपन्यास हैं जो हमने भी नाम लिए, लगभग 20 के करीब, 25 के करीब, 30 के करीब हमने नाम ले लिए। 20 से 30 नाम थे यहाँ पर, जिसमें अंग्रेज़ी और हिंदी दोनों लेखक थे। तो इतने सारे लेखकों के बीच इस कमरे में अपने आप को भरा भरा पाते हैं, इनको अकेलापन महसूस नहीं होता है। मराठी के वरिष्ठ कवि विंदा करंदीकर ने कितना सच कहा था उस दिन। मेरा ऑपरेशन सफल होने के बाद वे देखने आए थे। बोले, भारती, ये सैकड़ों महापुरुष जो पुस्तक रूप में तुम्हारे चारों ओर विराजमान हैं, इन्हीं के आशीर्वाद से तुम बचे हो। इन्होंने तुम्हें पुनर्जीवन दिया है। मैंने मन ही मन प्रणाम किया, विंदा को भी, इन महापुरुषों को भी। तो मराठी लेखन जगत के एक वरिष्ठ कवि हैं जिनका नाम है विंदा करंदीकर। वो एक दिन इनके ऑपरेशन जब सफल हुआ, हमने बात की थी शुरुआत में कि इनका ऑपरेशन होने वाला था, जो सर्जरी होने वाली थी, उस सर्जरी से के बाद ये मराठी जो कवि थे वो इनको मिलने पहुँचे और उन्होंने कहा कि भारती, ये इन सैकड़ों पुस्तकों के रूप में जो तुम्हारे आजू बाजू जो महापुरुष बैठे हैं, विराजमान है जो चारों तरफ, यानी कि पुस्तकों के रूप में मतलब जिन जिन की किताबें तुम्हारे पास हैं, वो सब इन्हीं के आशीर्वाद से तुम बच पाए हो। इन्हीं की वजह से तुम्हें दोबारा जीवन मिला है। तो लेखक ने भी, भारती जो थे,
इन्होंने भी मन ही मन प्रणाम किया उन सब लेखकों को भी, और साथ ही में इन्होंने कवि विंदा करंदीकर को भी प्रणाम किया। तो ये किताब जो थी, ये जो चैप्टर जो हमारा था, इसके माध्यम से हमने देखा कि किस प्रकार से जो लेखक थे जिनका नाम था धर्मवीर भारती, जो कि काफ़ी प्रख्यात लेखक और कवि हैं, इनके जीवन का एक छोटा सा अंश जब इनका हार्ट फेल हो गया था उस समय के बारे में इन्होंने बताते हुए हमें बताया है कि किस प्रकार से इनका जो रीडिंग लाइब्रेरी कलेक्शन जो था वो कैसे आगे बढ़ा।